नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम लेके आए हैं एक क्लास 10th का इंटरमीडिएट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है उप सहसंयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उप सहसंयोजक यौगिक की बात करने से पहले क्या होता है उप सहसंयोजक यौगिक, इसकी बात करने से पहले हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ताकि आपको लगेगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, एक भूमिका बनेगी तब उसकी बात करने में, तब कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कहो कि उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो कि गत वर्ष में आए हुए हैं और कैसे इसका क्वेश्चन कैसे आता है आइए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले ये आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये कितने नंबर का आता है, ये इस लेसन से मात्र 7 नंबर, इस लेसन से लगभग 7 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। एक क्या रहेगा, एक बहुविकल्पी क्वेश्चन रहता है और 3 जो रहता है 6, अगला जो 6 नंबर रहता है वो 2-2 नंबर की थ्योरी रहेगी या इसका IUPAC उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नाम रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है कि जो प्रीवियस ईयर में आया है, जो FE यहाँ पे CN का होल 6, यहाँ पे क्या रहेगा -4, कह रहा है कि इसमें FE की संयोजकता क्या करना है, संयोजकता ज्ञात करना है। और एक क्वेश्चन बनता है ऐसे ही, एक संयोजकता निकालने के लिए क्वेश्चन बनता है। और एक जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे FeCN6 -4 और FeH2O का होल 6 -2, FeCN6 -4 एवं FeH2O का होल 6 है, होल 6 और यहाँ पे +H2O के आपको रंग बताना है या पूछेगा कि इनके रंग अलग अलग क्यों होते हैं, ये भी पूछेगा। दोनों क्या है, दोनों में Fe क्या है, दोनों में Fe है और लगभग इसकी आकृति लगभग क्या है, सेम है, इसकी ज्यामिति लगभग क्या है, सेम है। तो पूछेगा क्या कि इसका रंग क्यों अलग अलग होता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कुछ थ्योरी है एक, हाँ, और यहाँ पे पूछेगा कि इसका IUPAC नाम क्या होगा इसका, यहाँ पे K4 FE या कहोगे कोई और ले रहे हैं बार बार एक ही, जैसे CONH3H2O, CONH3 H2O, यहाँ पे CL3, इसका क्या करना है, IUPAC नाम बताना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जाते हैं। और इसमें कुछ थ्योरी भी है कि जैसे इसमें कुछ थ्योरी भी पूछता है, जैसे कि ये हो गया बर्नर थ्योरी, संयोजी बंध VBT थ्योरी, CFT थ्योरी और LFT थ्योरी। ऐसे ये क्या करता है ये क्वेश्चन पूछता है। तो आइए जो है पढ़ते हैं विस्तार से इस लेसन को और मज़ा आएगा। तो आप अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ में लाइक भी कीजिएगा। तो उप सहसंयोजन यौगिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आणविक यौगिक क्या होता है। आणविक यौगिक क्या होता है, जब वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक लवणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, उसे कहते हैं
तो इन सबको पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा आणविक यौगिक। आणविक यौगिक क्या होता है? वह यौगिक जो दो या दो से अधिक लवणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। क्या होता है? आणविक यौगिक। आणविक यौगिक या इसे और बोलते हैं युगात्मक यौगिक। युगात्मक यौगिक अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड। ADDITION, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड। तो क्या होता है योगात्मक यौगिक? अभी बताया हूं कि दो या दो से अधिक लवणों से बना यौगिक। दो या दो से अधिक लवणों से बना यौगिक क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक लवणों से बना यौगिक कहलाता है आणविक यौगिक। जैसे आप ले लीजिए FeSO4 या फेरिक सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट NH2 NH4 प्लस NH4SO4 का NH4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 और प्लस H2O, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। क्या कर देंगे? 6H2O। तो इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या है? मोहर लवण। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मोहर लवण। तो पूछेगा कि इसमें क्या खासियत है? खासियत इसमें ये है, बताने लायक, जोर देने लायक बात ये है कि यहाँ आपके एग्जाम में कभी कभी एक नंबर से पूछ लेता है कि मोहर लवण का फार्मूला क्या होता है। तो मोहर लवण का फार्मूला क्या होता है? FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O होता है। इसके अलावा और भी देखते हैं, जैसे एक और बात करते हैं, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस NH3 इनकी अभिक्रिया करवाएंगे आपस में, तो क्या बनेगा? ये बनेगा CuNH3 होल 4 इंटू SO4, ये बनता है। तो ये क्या है? ये है कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट। क्या है? कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट। ये कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट इसका नाम है। अब बात करते हैं कि ये योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो द्विक्लवक होता है और एक क्या होता है? एक द्विक्लवक होता है, एक अब बात करते हैं कि ये योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक द्विक्लवक होता है, एक होता है जटिल यौगिक होता है। क्या होता है? योगात्मक यौगिक दो प्रकार का होता है। योगात्मक यौगिक दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा?
एक तो द्विक्लवक, द्विक्लवण, युगात्मक यौगिक दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विक्लवण और दूसरा होता है संकुल यौगिक या जटिल यौगिक, और या जो जिस पर ये क्या है, ये जिस पर ये पूरा लेशन बना है, क्या है ये, उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिक। तो बात करते हैं कि ये द्विक्लवक क्या है, द्विक्लवण क्या होता है। बात करते हैं ये द्विक्लवण क्या होता है। द्विक्लवण ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, तो जल में डालने, जो दो या दो से अधिक लवणों से मिलकर बने होते हैं और इनको जल में डालने पर इनके प्रत्येक अवयव क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। क्या होता है, द्विक्लवण दो या दो से अधिक लवण से बना यौगिक, जो जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं। क्या होता है, दो या दो से अधिक लवणों से बना यौगिक जिसको क्या करते हैं, जल में डालने पर अपने अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। जैसे फिर यही मोहर लवण को ही ले लीजिए, क्या होता है, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसको क्या करेंगे, इसको अगर जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Fe+2 आयन देगा। क्या करेगा ये जो है जल में डालने पर क्या होता है, ये Fe+2 और क्या है NH4 प्लस एवं SO4-2 क्या होते हैं, आयन देते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, जो मोहर लवण होता है वो क्या है, इन्हीं लोगों से क्या है, मिलकर बना होता है। तो क्या हम मोहर लवण में अमोनियम की पहचान कर सकते हैं, अमोनियम का परीक्षण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम जो है Fe+2 का परीक्षण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम SO4 का परीक्षण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, एवं आयनों का परीक्षण भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आयनों का परीक्षण भी किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं जटिल यौगिक। अगले नंबर पे आते हैं, वो क्या है, दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर था उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो क्या होते हैं, जिसका एक भाग आयनों में, जल में आयनित नहीं होता है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं उपसह संयोजक यौगिक, या कहो कि जटिल यौगिक, या कहो कि संकुल यौगिक। क्या होते हैं,
कि वह आयनिक वह जटिल आयनिक यौगिक है, जटिल आयनिक यौगिक जिसका एक भाग क्या होता है, जल में आयनित नहीं होता है, वही क्या होता है, जटिल यौगिक। जैसे इसी की बात कर लेते हैं, K4FeCN का होल 6। इसको देखेंगे, इसको अगर देखोगे तो क्या करोगे कि ये क्या करेगा, जल में इसको अगर डालोगे तो क्या होगा, हो जाएगा ये K प्लस और प्लस FeCN का होल 6। इसमें क्या होता है, ये टूट जाता है। परंतु अब फर्दर ये Fe भी क्या होता है, प्लस होता है। हाँ, Fe भी क्या है, एक धातु है, और ये भी क्या है, आयन है, और Cn भी क्या है, एक आयन है। परंतु ये Fe और Cn आयन में क्या होता है, ये नहीं टूटता है। इसका एक भाग तो क्या होता है, इसका एक भाग जैसे ये और ये क्या हो गया, आपस में टूट गया। परंतु इसके अंदर वाला पार्ट ये क्या होता है, ये Fe और Cn आयन में नहीं टूटता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं जटिल यौगिक, जटिल आयनिक यौगिक कहते हैं इसको। तो इसका मतलब ये है कि K+ का तो अगर इसको परीक्षण करेंगे तो K+ का क्या करेगा, तो परीक्षण देगा। परंतु जो जटिल आयन जो होता है वो अपने जटिल आयन जो होता है वो अपने आयनों का परीक्षण नहीं देता है। अर्थात जटिल आयन अपने आयनों का परीक्षण नहीं देता है। आई बस। तो उपसह संयोजक यौगिक क्या होता है, उपसह संयोजक यौगिक वो होते हैं जिसका एक भाग तो जल में आयनित हो जाता है, परंतु दूसरा भाग क्या होता है, जल में आयनित नहीं होता है। उसे बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक या जटिल यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। अब क्या है, उपसह संयोजक यौगिक में उपसह संयोजक यौगिक में प्रयुक्त शब्दावली क्या है, उपसह संयोजक यौगिक में प्रयुक्त शब्दावली। तो कौन कौन से इसमें शब्दावलियां हैं जिसका हम आगे जो है प्रयोग पढ़ेंगे, और इसका जो है तो ऐसी कौन कौन सी शब्दावलियां हैं जिसको हमको आगे पढ़ना है। तो पहला क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि आयनन क्षेत्र और दूसरा है सहसंयोजी क्षेत्र, उपसहसंयोजी क्षेत्र, उपसहसंयोजी क्षेत्र। और फिर क्या पढ़ना है, तीसरा नंबर पढ़ना है हमको केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। और जो तीसरा नंबर है उसे पढ़ना है लिगेंड। इतनी चीजों को क्या करना है, हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, पहले इकट्ठा पढ़ते हैं,
और फिर क्या करते हैं, इसको जो है इन दोनों को तो 3 और 4 को क्या करते हैं हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे एक यौगिक लिखा हमने, जैसे एक यौगिक लिखा हमने K2 Ni, फिर Cn, K2Ni Cn का होल 6। ये क्या है, ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है। तो क्या होता है, अगर इसको हम जल में डालेंगे तो क्या होगा, ये होगा K प्लस और प्लस Ni Cn का होल 6 माइनस 2। इसमें क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्यों टू आया, तो आपको पता है कि a प्लस 2 और ये b माइनस 3, इनको क्या करना है, अगर इनको यौगिक बनाना है तो क्या हो जाएगा a b, और इसका 3 किसके पास आ जाता है, a के पास आ जाता है, और इसका 2 किसके पास आ जाएगा, इसके 2 इसके पास आ जाएगा, b के पास आ जाएगा। इसलिए इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार इसका 1 इसके पास आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 मान जाएगा तो k के पास आ जाएगा, या इसका मतलब यहाँ पे k के पास क्या है, k है। और इसका 2 किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें 2 भाग हैं। एक तो वो भाग होता है जो जल में टूट जाता है, जो जल में डालने पर क्या हो जाता है, जो अलग हो जाता है, इसे बोलते हैं आयनन क्षेत्र बोलते हैं, या आयनन, हाँ इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनन क्षेत्र। आप देखते होंगे कि एक भाग क्या हो रहा है, जल में टूट जा रहा है, तो इसे बोलेंगे आयनन क्षेत्र। और वो भाग जो जल में टूट सकता है, Ni+2 हो सकता है और Cn- हो सकता है, परंतु ये आगे न टूट करके ये क्या होता है, ये नहीं टूटता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसे तो जो भाग जल में आयनित हो जाता है उसे बोलते हैं आयनन क्षेत्र, और जो भाग जल में आयनित नहीं होता है उसे बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र, या कहोगे बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ आयन या आयनों का समूह क्या होता है, आयन या अणु या परमाणु का समूह जो होता है वो होता है क्या, उपसहसंयोजी क्षेत्र। और ये वाला भाग जो होता है जो आयनित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आयनन क्षेत्र बोलते हैं। ध्यान से अब आप देख रहे हैं ये K2NiCn का होल 6। इसमें क्या होता है, इन दोनों में क्या करना है, हमको बताना है कि इसमें आयनन क्षेत्र कौन है और उपसहसंयोजी क्षेत्र कौन है। तो आयनन क्षेत्र कौन होता है, जो बड़े कोष्ठक के अंदर जो परमाणु, अणु अथवा आयन बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है उसे बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र। ये क्या होती है, इसकी खासियत क्या होती है, ये जल में डालने पर ये क्या होते हैं, आयनित नहीं होते हैं। और जो उपसहसंयोजी क्षेत्र के साथ जो लगा होता है, चाहे धनावेश हो और चाहे धनायन हो और चाहे ऋणायन हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आयनन क्षेत्र बोलते हैं। ये देखिए, इनमें क्या है, हमको एक तो है हमारे पास K2NiCn का होल 6 है, एक होता है CrNH3 का होल 5 एंड Cl और Cl-Cl2 है। इनमें बताना है कि आयनन क्षेत्र कौन है और उपसहसंयोजी क्षेत्र कौन है। तो आयनन क्षेत्र कौन है, उपसहसंयोजी क्षेत्र बड़े कोष्ठक के अंदर परमाणु,
अणु अथवा आयनों के समूह को क्या बोलते हैं? सहसंयोजी क्षेत्र बोलते हैं। ये क्षेत्र क्या होते हैं? बहुत ही स्टेबल होते हैं और ये क्या होते हैं? पुनः जल में डालने पर पुनः आयनित नहीं होते हैं। और इसके साथ जो लगा हुआ धन आयन हो अथवा ऋण आयन हो, यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे के क्या है? यहाँ पे धन आयन है और यहाँ पे क्या है? के क्या है? सॉरी Cl क्या है? ऋण आयन है। इसके साथ जो लगा हुआ धन आयन अथवा ऋण आयन जो होता है वो क्या होता है? वो उसे बोलते हैं आयनन क्षेत्र। ये क्या होते हैं? ये जल में क्या होते हैं? ये जल में आयनित हो जाते हैं। तो साथ से पहले इसको पढ़ लेते हैं कि उप सहसंयोजी क्षेत्र, इसको पढ़ा दें कि बड़े कोष्ठक ये हैं, ये बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा आयन परमाणु, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे परमाणु कामा अथवा अणु अथवा परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? उप सहसंयोजी क्षेत्र। उप सहसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। और क्या होते हैं? ये जल में डालने पर ये जल में पुनः आयनित नहीं होते हैं। तो परमाणुओं के समूह क्या है कि बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे परमाणु, अणु अथवा आयनों के समूह को क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। तो आयनन क्षेत्र क्या होता है? आयनन क्षेत्र क्या होता है? बड़े कोष्ठक के साथ बाहर लिखा, यह कहो कि बड़े कोष्ठक के बगल में लिखा क्या? परमाणु अथवा अणु तो नहीं, सॉरी, परमाणु अथवा आयन को क्या कहते हैं? आयनन क्षेत्र कहते हैं। आयनन क्षेत्र कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये जल में आयनित हो जाते हैं। जैसे लिख लो, यहाँ की बात करें K4FeCN6 इसमें, तो ये बात करें, ये क्या है? ये है उप सहसंयोजी क्षेत्र। ये उप सहसंयोजी क्षेत्र है और ये क्या है? ये इधर वाला आयनन क्षेत्र। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड क्या होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।